हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन देखा है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज के बारे में पढ़ा था, फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने स्टडी करी थी। अभी हम क्या करने वाले हैं, वापस से सबसे सारी चीज़ों को हम रिकैप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कल देखा। देखो, आज का जो लेक्चर देख रहे हो कल का लेक्चर देख के ही आएगा। इससे पहले वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला लेक्चर जो है उसको देख के ही सेकंड लेक्चर को अटेम्प्ट करना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज के बारे में कल हमने पढ़ा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ध्यान रखिएगा बेटा कि एक चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कब कब करेगा? जब चार्ज रुका होगा, रेस्ट में होगा, तब उसके कैसे इफेक्ट दिखाई देंगे हमें? ओनली इलेक्ट्रिकल। लेकिन जब वो चार्ज कैसा होगा, मोशन में होगा, उस वक्त हमें उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक मोशन जो चार्ज है, डायनामिक जो चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही शो करता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टीज के अंदर क्या, चार्ज किस तरह क्वांटिटी होती है। ठीक है, दूसरी बात, चार्ज ऑलवेज मास के साथ एग्जिस्ट करती है। अगर मास होगा तो चार्ज भी होगा, लेकिन कई बार देख रहे हो क्या मिलता है कि बॉडी पर मास तो है लेकिन चार्ज की वैल्यू 0 है। तो क्या सर इसके ऊपर चार्ज नहीं है? तो ये तो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर रही है बॉडी तो, लेकिन ऐसा देखने में लग रहा है, लेकिन अंदर क्या सिचुएशन है बेटा कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल क्या लगता है हमें, क्यू नेट 0 है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर चार्ज तो प्रेजेंट है ना। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो जिसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है, उस सिस्टम के लिए जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, कंजर्व इन नेचर होता है। ना तो चार्ज को डिस्ट्रॉय किया सकता है, ना ही क्रिएट किया सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, जितना चार्ज बॉडी पर किसी एक ऑब्जर्वर के जरिए है, ऑब्जर्वर नंबर 1 ने क्या बोला कि बॉडी पर चार्ज कितना है, क्यू है, तो वही चार्ज ऑब्जर्वर नंबर 2 बोलेगा, चाहे वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्यों ना हो। ठीक है, यानी कि अर्थ पर रहकर हम चार्ज के बारे में बताएं कि बॉडी पर चार्ज कितना है, क्यू, तो मून पर जाके भी बॉडी पर चार्ज क्या रहेगा, क्यू। ये मोशन की तरह कहानी इसकी नहीं होती है कि अर्थ पर मोशन कुछ है, मून पर जाके मोशन कुछ और हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके हमारे पास 3 मेथड थे। ठीक है, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, Q इज इक्वल टू एनी, यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट कल लास्ट टाइम हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है कि वी आर रबिंग द बॉडी विद ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। याद रखिएगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो रही है किसकी, प्रोटॉन्स की। ठीक है, क्योंकि हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों होते हैं, प्रोटॉन्स क्यों नहीं होते हैं। अब जैसे कई बार एग्जांपल मैं लेता हूं, आप कभी कॉम लेना और कॉम को सर पे इनकी बालों से रगड़ के पेपर पर दिखा के देना, तो पेपर कैसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर कि जब हम कॉम को अपने हेयर से रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शंस उसके अंदर जो आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, बालों से कॉम के ऊपर। तो ये बॉडी जो होती है वो कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज हो गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इस पेपर को ये अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। सेम सिचुएशन क्या होती है, बैलून का जो मटेरियल है उसके साथ में। ठीक है, नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर ही नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है कि हम इस मेथड के अंदर हम बॉडी को चार्ज करते हैं, लेकिन उसको टच किए बगैर, उसको बिना टच करे हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रॉड लेकर आते हैं जो कि कैसी है, एक नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पॉजिटिव चार्ज रॉड ली थी, इस बार क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिवली चार्ज रॉड ले रहे हैं। और इस जब हम नेगेटिव चार्ज रॉड जो कि कैसी चार्ज बॉडी है, और एक कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। जब हम इसके पास लेके आ रहे हैं न्यूट्रल बॉडी को, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होने लगेगा और ये नेगेटिव चार्ज से दूर जाने लगेगा। तो इसे बोलते हैं बेटा हम फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज। और ये होता है बाउंड चार्ज, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो रॉड है जिसको हम लेकर आए हैं, चार्ज रॉड, इसे बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज्ड बॉडी। यानी कि एक ऐसी बॉडी जो चार्ज को प्रोड्यूस करने में या उसके ऊपर ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही है, उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी। ठीक है, अब ये जो इंड्यूसिंग बॉडी है
ये क्या कर रही है, इसके ऊपर चार्ज को इंड्यूस कर रही है। देखो इधर चार्ज ट्रांसफर हो गया, न्यूट्रल बॉडी पे तो कहीं चार्ज नहीं होता, तो इसके एक सरफेस पे चार्ज इधर पॉजिटिव हो गया, दूसरे सरफेस पे नेगेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला सरफेस जो फ्री चार्ज है इस पर हमने क्या कर दिया, अर्थ वायर कनेक्ट कर दी। अब ये अर्थ वायर क्या करेगी, क्योंकि अर्थ कैसी है, जीरो पोटेंशियल बॉडी है, तो अर्थ वायर क्या करेगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को जमीन में ट्रांसफर कर देगी। तो एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गए, तीन, चार, धीमे 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 सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन्स का काउंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के काउंट में बढ़ जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन्स। तो दैट्स हाउ ये बॉडी कैसी चार्ज हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। अब ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद इस अर्थ वायर को हटा देंगे और इस रॉड को भी यहाँ से हटा देंगे, तो बॉडी हमें कैसे मिल जाएगी, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमें मिल जाएगी। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी नेगेटिवली विद द मेथड इंडक्शन। ठीक है, आज पॉजिटिव समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन को पढ़ने से पहले हाँ इसके सब कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या है कि इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन चार्ज और लॉसेस चार्ज। ध्यान रखना, क्या बोला था, इंड्यूसिंग बॉडी कौन सी है, यही तो है। ये जो बॉडी है ये देखो पूरी प्रोसेस में ना तो चार्ज को लॉस करेगी ना गेन करेगी, और इस बॉडी पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी पे कैसा है, नेगेटिव, और इंड्यूस्ड चार्ज पे कैसा है, पॉजिटिव। ध्यान रखना, ये कैसी बॉडी है, इंड्यूसिंग बॉडी, और ये कैसी है, इंड्यूस्ड बॉडी। यानी कि इसने चार्ज लाने में मदद करी तो इंड्यूसिंग होगी, इस पर चार्ज आ गया तो इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, तो द नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज। अब इंड्यूसिंग चार्ज कौन सा है, यही तो है, और इंड्यूस्ड चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव है जो हमने ले रहे हैं तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। आसान शब्दों में क्या है, बात कहने का मतलब ये है कि जो रॉड हम लेके आ रहे हैं ना, चार्ज रॉड यहाँ पर, अगर हम पॉजिटिव लेके आए तो वो क्या चार्ज होगी, नेगेटिव, और हम यहाँ नेगेटिव लेके आए तो क्या चार्ज होगी, पॉजिटिव। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज नॉट इन पार्टिकल्स। जो इंडक्शन प्रोसेस है वो पार्टिकल के साथ में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ बॉडीज के साथ में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन के अंदर ये जो प्रोसेस है इसको हम किस तरीके से मतलब किस तरीके कंडक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि वी आर चार्जिंग अ बॉडी बाई टचिंग ईच अदर। इस मेथड के अंदर क्या है कि बॉडीज को हम टच करके चार्ज करते हैं। तो चार्ज बाई कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज विद ईच अदर इज कॉल्ड कंडक्शन। हमने एक तो ले ली कैसी बॉडी, न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। एक बॉडी ले ली हमने चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को कांटेक्ट में लाके यहाँ रख दिया। दोनों ही कैसी हैं, आइडेंटिकल, सेम शेप, सेम साइज, और मटेरियल सब सेम है, बस इस पर चार्ज क्या है, क्यू। दोनों को कैसे ले आए, कांटेक्ट में ले आए, बोथ आर इन कांटेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इस पर से चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर इस पर हो जाएगा। क्या ये कहना सही होगा, नहीं। होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है किस पर, इस पर। एक्चुअल में यहाँ क्या है कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो धीमे धीमे क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इससे अटैच हो गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, चौथा इलेक्ट्रॉन गया। तो यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं और इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और इनिशियली धीमे धीमे क्या होगा इसके ऊपर कि चार्ज पॉजिटिव कम हो जाएगा और इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब कब तक होगा ये चार्ज ट्रांसफर, कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडीज सेम पोटेंशियल पॉइंट पर ना आ जाए, ये चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, इस बॉडी को यहाँ से हटा देंगे एंड वी फाइनली गॉट अ चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, दोनों ही चार्ज कैसे हो गई हैं, पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो ये एक तरीका कैसा, पॉजिटिव इनकी चार्जिंग बाई कंडक्शन में। याद रखिएगा, इसमें जो हम लोग इंड्यूसिंग चार्ज लेते हैं, जैसा इंड्यूसिंग चार्ज होगा वैसा ही बॉडी चार्ज हो जाएगी, इसमें अपोजिट वाला सीन नहीं है। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ सिंपल सा था, क्या था कि जब दो चार्ज Q1 और Q2, व्हेन टू चार्ज आर रेस्ट Q1 एंड Q2, तो Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लगेगा F, तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस R, इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल, इसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। जब हम इसे कंबाइंडली लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल टू K Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹9 और क्या होती है 1/4πε0। स्मॉल रिकैप। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थोड़ा यहाँ से समझते हैं चीज़ों को। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि अगर सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं, कई सारे चार्ज रखे हुए हैं, उन कई सारे चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P पर जो Q चार्ज रखा हुआ है उस पर क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 तीन फोर्सेस हो गए। तो Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो सपोज करिए इधर, अगर ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और Q2 की वजह से फोर्स लगेगा वो इधर, और Q3 की वजह से लगेगा वो इधर। यस, ठीक है, तीन फोर्स लग रहा है। मैंने मान लिया ये हो गया F3, ये हो गया F2 और ये हो गया F1। तो इस Q1 बॉडी पर, यानी कि जो Q बॉडी है, इस पर जो नेट फोर्स होगा, अब ध्यान समझिएगा प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी चार्ज पर जो नेट फोर्स निकालेंगे हम, वो इंडिविजुअल सम ऑफ फोर्सेस, यानी वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, इंडिविजुअल वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ठीक है, इन सब के बराबर होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि दो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 और Q और Q। इस Q1 पर निकालना है फोर्स। Q1 की वैल्यू -2 कूलम, Q की वैल्यू 4 कूलम और इसकी वैल्यू भी 4 कूलम, और दोनों कैसे प्लस और ये माइनस। तो सिंपल सी बात है, फोर्स कितना लगेगा नीचे, इसकी वजह से भी नीचे। अगर मैं FBD बनाऊं तो नॉर्मल से ऐसी बनेगी, ये फोर्स हो गया F, ये फोर्स हो गया F, नीचे क्या आएगा, नीचे से F नेट फोर्स। सिंपल सी कहानी। तो F नेट के लिए हम क्या करेंगे, F वेक्टर प्लस F वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री का है, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F F cos थीटा। F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, F ऐड कर लो, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2। तो 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल कर दिए थे, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, अंदर क्या रह गया F स्क्वायर, तो F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर क्या हो जाएगा 3F स्क्वायर, तो √3 दिया, स्क्वायर करके हमने बाहर निकाल दिया, तो F नेट क्या हो गया 3F स्क्वायर। यहाँ F की वैल्यू निकालते हैं। F इक्वल टू क्या होगा K Q1 Q1 की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पर 2, और Q की वैल्यू कितनी है 4, डिवाइड बाई R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी, सेपरेशन डिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से मैं उड़ा दो, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 2K। अच्छा, यही सेम इसके लिए भी है, क्योंकि सेम कंडीशन है, सेपरेशन डिस्टेंस 2, चार्ज 4 और 2, सेम सारी चीजें हैं। तो यहाँ जो नेट फोर्स आया बेटा वो हमारा वो क्या है √3 इंटू 2K। F की वैल्यू क्या है 2K, देखो √3 इंटू F, इट इज नॉट F स्क्वायर, ये F। ठीक है, तो याद रखेंगे कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स इन अ मीडियम। फोर्स इन अ मीडियम के लिए सबसे समझिएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं किसी पॉइंट पर Q चार्ज की वजह से फोर्स निकालता हूं, यहां रखा हो स्मॉल q चार्ज, तो फोर्स क्या लगेगा, वो क्या होगा F इक्वल टू K Q अपॉन इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस R स्क्वायर। ठीक है, ये बॉडी है, ये तो हो गया। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एयर की बजाय किसी दूसरे मीडियम में ले जाके रख दूं, किसी अदर मीडियम में ले जाके हमने इस पूरे सिस्टम को रख दिया है, तो अब फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी K Q अपॉन R स्क्वायर। तो याद रखिएगा इस मीडियम को डिफाइन करने के लिए, चूंकि फोर्स एक कैसा मीडियम, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है मीडियम डिपेंडेंट है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स किस तरीके से
मीडियम पर डिपेंड करेगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स एक्चुअल में होगा यहाँ पर, अगर इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, तो फोर्स क्या हो जाएगा F/K। यानी कि अगर किसी मीडियम में हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो F इन एयर/K। अब यहाँ पर जो ये K है, ये ध्यान रखना, जो F = K Q1 Q2/R² हमने फॉर्मूला लिखा था ना, ये वाला K और ये वाला K दोनों अलग अलग है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सिंबल सेम है पर इनके मतलब दोनों के अलग अलग है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ और उसकी वैल्यू क्या होगी, वो मीडियम की गिवन होगी, चाहे 1.5 दे रखी हो, चाहे 2 दे रखी हो, चाहे 3 दे रखी हो। ठीक है, वो मीडियम की वैल्यू दे रखी होगी। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई इसकी डायमेंशन नहीं है, कोई इसकी यूनिट नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, ऐसे क्या ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में अच्छी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे, पूरा एक प्रॉपर लेक्चर आएगा डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पर ये चीज ध्यान रखिएगा, F जो होता है इन मीडियम वो क्या होता है एयर/K। और हाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर क्या होता है 1। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसके बाद किसी चार्ज पर Q1 और ये Q2, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये किसी रखेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ये सपोज करिए F और F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे दोनों चार्ज के सिस्टम के अंदर ले गया जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे रखा है K। तो सीधी सी बात है कि जो फोर्स F है ये घट के क्या हो जाएगा F/K। लेकिन ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे पे कैसे लगा रहा है इक्वल। मीडियम में रखने से पहले भी कैसे लगा रहे थे इक्वल, मीडियम में रखने के बाद भी कैसे लगा रहे हैं इक्वल आपस में। तो जो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है, जो एक दूसरे के इक्वल लगा रहे हैं, इन पर मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑल्दो द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बोथ पार्टिकल चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बट द फोर्स ड्यू टू वन चार्ज पार्टिकल ऑन अदर चार्ज पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दो बॉडीज हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर डिपेंडेंस है बस। 11th क्लास में काफी सारे हमने इस तरीके क्वेश्चन करे हैं कि एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों ही कैसी हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। टू बॉडीज हैविंग चार्ज Q सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग एज शोन इन अ फिगर आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस होगी ना वो निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले FBD बनाएंगे। छोटा सा FBD बनेगा कि इधर क्या लग रही है बेटा टेंशन T, नीचे क्या लग रही है बेटा mg, और इधर क्या लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। इधर ही क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों कैसे हैं सेम चार्जेस हैं। ठीक, हमें क्या करना है, क्योंकि देखो फिगर में दिखा रखा है ये एंगल क्या है बेटा थीटा, तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा T cos थीटा, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा T sin थीटा। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स सारे आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाए, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब करते हैं सवाल। हम सबसे पहले T cos थीटा, क्योंकि बॉडी कैसी है इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स 0 करना है। T cos थीटा इज इक्वल टू होगा mg के, तो T की वैल्यू यहां से क्या आ गई mg/cos थीटा। यहां तक आनी क्लियर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स की इक्वल करते हैं। Fe इज इक्वल टू T sin थीटा। ठीक, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस Q, चार्ज Q, तो बीच का X, चार्ज क्या है Q है, तो Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी K Q1 Q2 दोनों Q है, तो Q² इज इक्वल टू T sin थीटा। ठीक है, यहां से T की वैल्यू क्या है mg/cos थीटा, mg/cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो KQ²/x² इज इक्वल टू mg
टेन थीटा। अगर मैं इसको ले जाऊँ, इसको नीचे ले जाऊँ, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी टेन थीटा, ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी, के क्यू 1/10 थीटा को मैं कॉट थीटा लिख दूं, तो के क्यू स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन एम जी, ये वैल्यू आ गई हमारी एक्स की। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, चाहे तो नोट कर लें। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज अ वेक्टर फील्ड अराउंड द चार्ज पार्टिकल और ए बॉडी, चार्ज पार्टिकल और बॉडी इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस में ऑल्सो विजुअलाइज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देख तो सकते नहीं है, लेकिन विजुअलाइजेशन उसका हम कैसे करते हैं, फील्ड लाइन से। पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो अंदर से बाहर की तरफ निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो बाहर से अंदर की तरफ आती हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, जब दोनों चार्ज आपस में रखे होंगे एक दूसरे के पास पॉजिटिव नेगेटिव, तो फील्ड लाइन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। और जब इनफाइनाइट प्लेट चार्ज, एक प्लेट ऐसे और एक प्लेट ऐसे रखी होगी, तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से सीधी सीधी अंदर जाएंगी। ठीक है, ये फिगर सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो, तो ये भी पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स कितना लग रहा है। जैसे इस क्यू चार्ज की वजह से इस पर फोर्स एफ लग रहा है, क्यू की वजह से क्यू नॉट फोर्स क्या लग रहा है, एफ। तो एफ की वैल्यू क्या होगी, के क्यू नॉट अपॉन बीच की सेपरेशन डिस्टेंस आर, बीच की सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, आर है, अपॉन में क्या लिख देंगे हम, आर स्क्वायर। डेफिनेशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने भी क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, ये क्या पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी फोर्स निकाला हमने क्यू नॉट पर, अगर क्यू नॉट पर फोर्स लग रहा है एफ, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना लगेगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू कितनी है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर अपॉन में क्या है फिर हमारा क्यू, तो क्यू नॉट से मैं क्यू नॉट उड़ा दूं, फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट which is at distance r from the charge is equal to k q upon r square। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातें समझो। फॉर्मूले से सब बताइएगा कि ये जो q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। q नॉट पर डिपेंड नहीं करेगा, q नॉट कुछ ही बना रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यही रहेगा q की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द क्यू नॉट, इनकी उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अब तक हम समझते आ रहे थे एक चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज हमने समझा। अब समझेंगे, जैसे हमने एक पॉइंट लिया क्यू हमारा है 3 कूलम, 3 कूलम चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज द डिस्टेंस 3 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, क्या होगा फॉर्मूला, के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। पी पॉइंट पे क्या चार्ज रखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है यहाँ पर चार्ज क्या है। तो जब यहाँ पर कोई चार्ज है तो बेसिकली हम 0.1 किलोग्राम मान लेते हैं, 0.1 कूलम प्लस 1 कूलम। ठीक है, तो के की वैल्यू के क्या होती है, 9 × 10⁻9 होती है। क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 कूलम, 3 लिख दी। सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 3 टाइम्स चला गया, 3 से फिर 9 से 9 से चला गया, तो इसीलिए क्या हो गया 3 × 10⁻9, इतना न्यूटन पर कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन
पर कूलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब कई सारे चार्ज रखे हों, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तीनों ही ऐसे रखे हों। ठीक है, बीच की सेपरेशन डिस्टेंस 2 मीटर, ये भी 2 मीटर का है और ये भी 2 मीटर का है। ये 2 कूलाम, ये 3 कूलाम और ये पॉइंट P है। तो 2 कूलाम और 3 कूलाम की वजह से क्या करना है हमें, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो ये कैसे चार्ज है, पॉजिटिव। और अभी हमने क्या देखा, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस किधर निकलती हैं, बाहर जाती हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होगा, बाहर की तरफ ही होगा, यानी कि अब चार्ज से दूर जाएगा। और पॉजिटिव की चीज चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कल पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, और किस तरीके की डायरेक्शन होती है वो कल सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो पिछला लेक्चर देख के इस क्लास में बैठा है। अगला, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ होगा, 3 कूलाम चार्ज की वजह से उस तरफ, और इसके ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मान लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 2 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू क्या आएगी, बीच की सेपरेशन 2 है, k इंटू 3/2 का स्क्वायर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वैल्यू क्या आएगी, k इंटू 2 अपॉन बीच की डिस्टेंस 2 ये 4, वैल्यू क्या आ गई हमारी, k/2, ये आ गया 3k/4। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बेटा, ये एंगल और ये एंगल आपस में 60 डिग्री के हैं। तो ये अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब याद करिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ई नेट निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, वही E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 वेक्टर का वैल्यू क्या है, 3k/4 प्लस E2 वेक्टर की वैल्यू क्या हमारी, k/2। इन दोनों को वेक्टरली ऐड करेंगे। तो वेक्टरली ऐड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a² + b² + 2 इंटू 3k/4 हेलो प्लस k/2 cos थीटा नहीं cos 60 की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 9k² अपॉन 16 प्लस k²/4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6k² अपॉन 8 मल्टीप्लाई विथ cos 60 यानी कि 1/2 उड़ा दो 3 टाइम्स अंडर रूट में 16 4 8 एलसीएम क्या आएगा 16 एलसीएम आया तो ये कितना हो गया 9k²। ये क्या हो जाएगा बेटा 4k² और ये क्या हो जाएगा हमारा 6k²। ऊपर आ गया हमारा अंडर रूट 10 और ये हो गया 19। तो अंडर रूट 19k/4 रूट 16 का क्या वैल्यू होती है 4 होती है। तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक या उससे अधिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव है तो ठीक है, तो E3 E2 और ये E1। तो E नेट क्या होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम क्या निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे आप चाहें तो क्या कह लें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं आप, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
ठीक है, अगला देखेंगे हम। ये तो बात हमने किसकी वजह से करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, यानी कि हमने एक चार्ज रख दिया कहीं पर, 2 चार्ज रख दिए, 3 चार्ज रख दिए। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉडीज, हमने क्या किया, एक बॉडी को चार्ज कर दिया। ये कोई बॉडी है, इसको हमने चार्ज कर दिया, इसमें टोटल चार्ज कितना फैला रखा है हमने, क्यू चार्ज फैला रखा है। ठीक है, अब चार्ज फैलाने के कई सारे तरीके ना रखना। एक तो हो गया ये वाला तरीका, ठीक है, एक हो गया ये वाला तरीका कि हम सिर्फ एक लाइन में सीध में एकदम बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चार्ज को फैलाया जा रहा है। एक होता है बेटा ये वाला तरीका कि हमने एक क्या लिया, स्फीयर लिया और उसके अंदर चार्ज भर दिया और हर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है कि एक सरफेस है जिसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, एक सीधी लाइन में है, एरिया से मतलब नहीं है, और ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज फंसा पड़ा हुआ है हर जगह, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पे, दुनिया के हर कोने में, स्फीयर की दुनिया के हर कोने में चार्ज घुसा पड़ा। तो बेसिकली चार्ज को जब हम देख रहे हैं, किसी बॉडी पर जब चार्ज हम देख रहे हैं, तो 3 तरीके से चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, अब आगे जब हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बॉडी, तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉडी पर चार्ज कितने तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली कितने तरीके हैं, 3, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होना बॉडीज। तो पहला क्या है हमारा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे पास क्या होती है, एक रॉड होती है, उस पर हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चार्ज। ठीक है, मैंने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एल लेंथ की रॉड पर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कोई हमारे पास में सरफेस है जिस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे सरफेस पर, जिसका एरिया क्या है, ए, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हमने पूरे वॉल्यूम में, यानी कि कोई हमारे पास में स्फीयर है, जैसा कि पिछली बार हमने समझा अभी, ये कोई स्फीयर है, इधर ही देख लो। ठीक है, इस स्फीयर में क्या है, पूरा हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वी वॉल्यूम के अंदर। वी वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा, क्यू। अब जब देखेंगे, जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो हमने क्या डिफाइन किया है, चार्ज डेंसिटी। आगे क्या डिफाइन किया है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी से मतलब क्या है इस चीज़ का, कि पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या चार्ज दिया हुआ है। तो चार्ज डेंसिटी भी कितने तरह की बेटा, 3 तरह की। कौन कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी और दूसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। रो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू हो सकता है क्यू अपॉन एल, ये हो सकता है क्यू अपॉन ए, और ये क्या होगा, क्यू अपॉन बी। क्यू, अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट लैम्डा की यूनिट कूलाम, लेंथ मीटर, इसकी यूनिट कूलाम, एरिया की यूनिट मीटर, कूलाम वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कूलाम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी की, कूलाम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो ये क्या है, ये डेंसिटीज हैं, इनका इस्तेमाल हम करेंगे आगे। ठीक है, याद रखेंगे। अब जैसे मैं क्वेश्चन बोल दिया था तुम्हें, क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ रॉड, देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर। ठीक है, इफ डेंसिटी यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है इसकी 2 कूलाम पर मीटर, देन फाइंड चार्ज। तो इसमें चार्ज कितना एग्जिस्ट करता है, चार्ज कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू, हमें पता है, हमें पता है ना लैम्डा क्यू क्या होता है,
लैम्डा इक्वल टू, पढ़ा है देखो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इंटू लैम्डा। एल की वैल्यू कितनी हमारी 2 मीटर, क्यू की लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2 कूलम पर सेकंड, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 कूलम क्या आ गया हमारा, चार्ज आ गया। अगर लेंथ 2 मीटर की रॉड है, चार्ज डेंसिटी 2 कूलम पर मीटर है, तो उसका चार्ज टोटल कितना होगा 4 कूलम। इज दैट क्लियर। ऐसे ही अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन अगला कौन सा है कि जैसे मान के चलो ये कोई बॉडी है जिसका एरिया क्या है 4 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। इसकी चार्ज दे रखा है इस पर 2.5 कूलम। अगर इसके में डेंसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, क्यू अपॉन एरिया। कौन सी डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन एरिया। तो दिक्कत, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 2.5 अपॉन 4। ये क्या आ गई तुम्हारी डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहीं पर अगर आपको क्या दे रखा होता, लैम्डा एरिया दे रखा होता है, डेंसिटी दे रखी होती, सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा दे रखा होता तो आप क्या करते, सिग्मा दे रखा होता तो क्या करते हम लोग, क्यू इंटू सिग्मा इंटू एरिया, वहां से क्या निकल के आ जाता क्यू। जैसे क्वेश्चन क्या होता, यहां पर हमें ये ए क्यू की वैल्यू ना देकर हमें क्या दिया जाता, सिग्मा की वैल्यू दी जाती 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू इसका क्या लिखते हैं, सिग्मा इंटू एरिया, तो 4 इंटू 3, सिंपल कितना होता 12 कूलम, आंसर हो जाता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं। सेम यही प्रोसेस किसके लिए होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, मजेदार सा क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है हमारी कैपिटल आर, रेडियस क्या है कैपिटल आर, और इस स्फीयर में से जिसकी डेंसिटी क्या दे रखी है हमको, रो, डेंसिटी क्या दे रखी है रो, या इसकी चार्ज रखा है हमें, क्या दिया है इसका चार्ज दे रखा है हमें क्यू। ठीक है, और इस स्फीयर में से मैंने r/4 के, क्या बोला r/4 के स्पेयर्स बनाए। इस स्पेयर में से r/4 के कई सारे स्पेयर्स बनाए, जितने बन सकते थे उतने। तो ये बताओ इस पर चार्ज कितना होगा, अगर जो चार्ज डेंसिटी इस वाले स्पेयर की है वही चार्ज डेंसिटी इस वाले स्पेयर की हो तो। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन को, ट्राई करिए। क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी भी चार्ज डेंसिटी रो, इसकी भी चार्ज डेंसिटी रो। निकालना आंसर पर क्यू के टर्म्स में ही है, बट यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों पर। आप टाइम ले सकते हैं पॉज करके। ठीक है, चलिए करें ट्राई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा। अगर मैं इसकी डेंसिटी निकालूं तो डेंसिटी क्या होगी, क्यू अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि क्या ये एक स्फीयर ही है ना, क्यू अपॉन वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये सुनो, ठीक है। इसकी चार्ज डेंसिटी जब हम निकालेंगे तो वो तो रो ही है, वो तो कांस्टेंट होगी, तो वो क्या होगी, वो भी क्या होगी क्यू अपॉन वॉल्यूम। ये क्या है क्यू डैश, ये क्या है वॉल्यूम वी डैश, इसका वॉल्यूम इसका चार्ज, पर डेंसिटी सेम होगी ना। तो क्यू डैश अपॉन वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल R/4 का क्यूब। कोई दिक्कत, R/4 रेडियस है ना, तो उसका क्यूब कर दो, वॉल्यूम आ गया। ये हो गया रिलेशन नंबर 1, ये हमारी होगी 2। अब एक काम करते हैं, दोनों को कंपेरिजन कर लेते हैं, यानी कि मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। ठीक है, तो डिवाइड करूँ तो रो से रो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/1 इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3, उसको लिखो पाई आर क्यू अपॉन क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64, तो मैं आर क्यूब से आर क्यूब उड़ा दूँ, पाई से पाई उड़ा दूँ, 4 से 4 उड़ा दूँ, 3 से 3 उड़ा दिया, बच गया क्या क्यू डैश क्यू और 64। इस 64 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो कहाँ जाएगा, ये यहीं पर तो जाएगा, यहाँ से देखो। ठीक है, और ये कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, तो क्यू अपॉन 64 क्यू डैश। कोई दिक्कत, ये किसके इक्वल है हमारे 1 के इक्वल, तो
तो 1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 64 क्यू डैश। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 64, यानी कि इस पर चार्ज क्यू है तो इस पर चार्ज कितना हुआ, क्यू अपॉन 64। यहाँ तक कोई समस्या? तो इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से मिलेंगे तुमको, चार्ज डेंसिटी से। यहाँ तक नोट करें। इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। समझेंगे आगे। जैसे ये है डेंसिटीज की लैम्डा, क्या दे रखी है, लैम्डा। मैंने कोई एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, क्या ले लिया बेटा, एक छोटा सा इसके अंदर सेगमेंट। अगर मैं इसका छोटा सेगमेंट dx लेंथ का लूंगा तो इसमें चार्ज भी तो क्या होगा, dq होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं dq की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, लैम्डा dx, q इक्वल टू क्या है, लैम्डा इंटू एल, तो dq क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx फॉर अ स्मॉल सेगमेंट। अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो ऐसे तो लिखूंगा, तो याद रखेंगे इस रिलेशन को। लिमिट भैया यहाँ से तो निकाल रहे हैं यहाँ तक, तो L इक्वल टू यहाँ 0 है और यहाँ L वैल्यू हुई, तो 0 से लेकर L तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो इस पूरी रॉड पर चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या, एक डिफरेंशियल फॉर्म से, यानी कि हम जब निकालते हैं ना लैम्डा, जब वेरिएबल हो जाए, जैसे क्वेश्चन में इस पर करा देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ए रॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी, ए रॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू 2x प्लस 3। लैम्डा क्या दे रखा है, 2x प्लस 3 एज शोन, यानी कि अब वो दिखा रखा है कि रॉड ऐसे रखी है किस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, कहाँ रखी हुई है, एक्स एक्सिस के ऊपर रखी हुई है, जिसका एक एंड कहाँ पर है, 0 पर, और एक एंड कहाँ पर है, 3 पर, 3 मीटर पर, ठीक है। एज शोन फाइंड चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू निकालनी है। करें इस क्वेश्चन को, करते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 2x प्लस 3। मैं एक छोटा सा सेगमेंट मान लेता हूँ इसमें, छोटा सा मैंने क्या मान लिया, ये सेगमेंट जिसकी लेंथ क्या है बेटा, dx। तो dq की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, लैम्डा dx, dq की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3 dx, ये क्या हो गया, dq। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, रॉड कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 0 से लेकर 3 मीटर तक, तो 0 से लेकर 3 मीटर तक। तो dq का इंटीग्रेशन q, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, 0 से लेकर 3 तक। लिमिट लगाएंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 3, 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी। 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 कूलाम, यानी कि इस रॉड पे जो चार्ज है बेटा वो कितना है, 18 कूलाम चार्ज इस रॉड पे पूरी पे होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली यहां से तुम्हारे सामने आएंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो सकता है, इसी पर बेस्ड अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको कराऊं, सेम क्वेश्चन है बट यहां जो रॉड है वो इस तरीके से दे रखी है आपको, जिसका एक एंड है x इक्वल टू 3 पर और एक एंड है x इक्वल टू 6 पर। चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको 2x, ठीक है, प्लस 1। चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है, 2x प्लस 1, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि चार्ज डेंसिटी यहाँ कुछ और है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यानी कि वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है। तो एक सेगमेंट मानेंगे, छोटा सा सेगमेंट मान लिया साहब, कितनी थिकनेस का माना है हमने, ओके सर dx का माना है, चार्ज कितना होगा सर, dq होगा। तो dq की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लैम्डा इंटू dx, क्योंकि थिकनेस ही dx है ना। तो 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dq। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। अब लिमिट देखो, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक रॉड है हमारी, नहीं है साहब, तो अब 0 से लिमिट नहीं लगाएंगे, लिमिट कहाँ से लगाएंगे, 3 से लेकर 6 तक। तो 3 से लेकर 6 तक लिमिट हमने लगा दी। तो dq का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, q इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, लिमिट लगाएंगे कहाँ से,
3 से लेकर 6 तक। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 6 का स्क्वायर 36, इस उड़ा दो, तो 36 प्लस 6, ये तो अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लगा क्या लगाएंगे अब, लोअर लिमिट, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, 42 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 30 कूलम। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे किसके, एरिया पर बेस्ड। एरिया पर बेस्ड कैसे, जैसे सिग्मा कोई आपको दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको सिग्मा, वो क्या है, वो आपको कुछ इस तरीके दे रखी है, जैसे रॉड दे रखी है, मतलब आपका क्या है, एक ये है। अब जो डेंसिटी है ना वो डिपेंड किस पे कर रही है, एक्स पे, जैसे ये एक्स वाई एक्सिस हो गया और ये एक्सिस हो गया। ये क्या है तुम्हारा, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, जिसकी ये लेंथ कितनी है, बी, ये लेंथ क्या है, बी, और ये लेंथ क्या है, एक्स है। तो मैं क्या करूँगा, एक कोई छोटा सा सेगमेंट मान लिया मैंने यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, क्या थिकनेस का, डी एक्स थिकनेस का। अगर मैं इस सेगमेंट का एरिया निकालना चाहूँ बेटा, तो डी ए तो होगा ना, वो डी ए क्या होगा, बी इंटू डी एक्स। सोचो, ये है, इसकी थिकनेस क्या मानी हमने, dx, और ये वाली लेंथ क्या हमारी, b। तो एरिया इसका कैसे निकालेंगे, जो कि स्मॉल एरिया है वो क्या होगा, b इंटू डी एक्स। ठीक है, तो याद रखेंगे ये इस तरीके से एरिया निकाला जाता है। ये तो बात किसी होगी डी ए की, लेकिन अगर मैं डी क्यू निकालूं, देखिए टास्क हमेशा क्या होना चाहिए, डी क्यू निकालने का। अगर आपको सिग्मा दे रखा है तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, और अगर लेंथ दे रखी है, यानी आपको लैम्डा दे रखा है, तो लैम्डा इंटू एल। टास्क क्या है हमारा, टोटल डी क्यू निकालने का। डी क्यू क्या होगा यहाँ पर, सिग्मा इंटू एरिया। अब डी क्यू निकालना है, स्मॉल चार्ज निकालना है, तो स्मॉल एरिया लेंगे, तो सिग्मा इंटू डी ए। डी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, सिग्मा इंटू बी इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, एक तरीका है सिंपल सा। तो हमें जब डी क्यू निकालना है तो इसे याद रखना आप मेनली, ये हमारा एक स्टैंडर्ड चीज़ है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इंटू डी ए और उसका इंटीग्रेशन, लिमिट कहीं भी A1 से लेकर A2 तक। इस पर ये क्वेश्चन कैसे होगा वो देखो। क्वेश्चन में जैसे इसी में बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में जैसे तुम्हें दे रखा है, इस एक्स एक्सिस के बाद आपको डेंसिटी चेंज हो रही है, वो कैसे चेंज है, 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1, और लेंथ दे रखी है आपको यहाँ से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 मीटर तक। b की वैल्यू दे रखी है 2, आपको निकालनी है q की वैल्यू, कि q की वैल्यू इस पर क्या होगी। तरीका वही है, डी क्यू इजकल टू सिग्मा इंटू डी ए। डी ए की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू बी इंटू डी एक्स। एक छोटा सा सेगमेंट माना हमने ये वाला, उसका एरिया क्या है, बी इंटू डी एक्स। तो अब क्या करेंगे हम, डी क्यू का इंटीग्रेशन। डी क्यू का इंटीग्रेशन कहाँ से, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू बी होगी, बी की वैल्यू क्या 2 दे रखी है, और ये क्या होगा dx। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से लेकर 1 तक। बी की वैल्यू 2 दे रखी है ना, 2 मीटर 2 लिख दिया, वैल्यू मल्टीप्लाई करो, 4x स्क्वायर प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, 4/3 x क्यूब प्लस 2x, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 1 तक, तो 4/3, 1 का क्यू 1 होता है, प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा 6 10/3। ठीक है, इतना कूलम चार्ज इस सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा। तो मैं समझता हूं ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। याद रखने तुम्हें क्या, फॉर्मूलेस, जैसे ये चीज़ तो क्लियर है आप लोगों को सारी, ठीक है।
जब हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट हमेशा लेना है, हमेशा एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे आप डी क्यू। तो डी क्यू की जो वैल्यू है, डी क्यू की जो वैल्यू होगी वो हम निकालेंगे किसके टर्म में, हमेशा लैम्डा डी एल फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा डी एस यानी कि सरफेस एरिया, सिग्मा डी एस फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और रो डी वी यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डी वी वॉल्यूम, डी एस और डी एल ये आपको निकालना पड़ेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पर निकालना सीखा। यहाँ पर रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो ये छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं एक सीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इसकी क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आगे समझते हैं। एक रॉड दे रखी है, फॉर एग्जांपल एक रॉड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए रॉड। ये क्या एक रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, क्या चार्ज कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा लैम्डा। ये चार्ज डेंसिटी माइनस नहीं है, डैश लगा हुआ है, क्या है, लैम्डा है। अब इस रॉड से कुछ दूरी पर, मान के चलो इधर ले लेते हैं, रॉड से कुछ दूरी पर पॉइंट P है, क्या है, पॉइंट P, जो कि यहां से है R डिस्टेंस पर। रॉड की जो लेंथ दे रखी है वो है L। हमें निकालना है इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर। इधर क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और देखो इससे पहले क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये क्या निकाला था हमने, चार्ज निकाला था। तो चार्ज निकालने के बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या हुआ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आगे समझेंगे। इस रॉड की वजह से क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा सेगमेंट मानता हूं, क्योंकि इसकी डेंसिटी दे रखी है मुझे, मैंने क्या माना, एक छोटा सा सेगमेंट। यहां पर छोटा सा एक सेगमेंट ले लिया। देखो यार टफनेस क्या है बेसिकली, मैं तो पॉइंट चार्ज क्यों नहीं मान रहा हूं। पॉइंट चार्ज ना मानने का रीजन क्या है कि यहाँ से कोई चार्ज है उसकी डिस्टेंस अलग, वहाँ कोई चार्ज है उसकी डिस्टेंस अलग। तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, तो हर चार्ज अगर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा तो कब तक ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैंने एक छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू। तो डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हुआ, डीई। तो ये डीई की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, के डी क्यू, जो कि मैंने यहाँ से कितनी सेपरेशन डिस्टेंस में माना था, सपोज करिए एक्स स्क्वायर, एक्स सेपरेशन डिस्टेंस में मान लिया, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। डी क्यू, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है हमें, लैम्डा। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू जो थिकनेस मानी हमने इसकी क्या, डी एक्स। तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया डी। इंटीग्रेट करेंगे इसे हम। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, ये इंटीग्रेट पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो R और यहाँ से लेकर यहाँ तक R प्लस एल। तो लिमिट्स क्या लगाएंगे हम, R से लेकर R प्लस एल तक। ठीक है, इंटीग्रेट करा तो के लैम्डा तो बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कहाँ रह जाएगा, अंदर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ऊपर जाके एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स। आर से लेकर आर प्लस एल तक इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ से आगे E इज इक्वल टू के इंटू लैम्डा 1 अपॉन आर प्लस एल, वो भी कैसा, माइनस का, माइनस ऑफ -1 अपॉन आर। क्लियर है बात, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। के लैम्डा ब्रैकेट में एलसीएम क्या लेंगे हम, आर प्लस एल, एलसीएम ले लिया। ऊपर क्या जाएगा हमारा, देखिएगा ऊपर एलसीएम आ जाएगा हमारा आर प्लस एल, तो ये आ गया, और आर माइनस आर ये आ गया। सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फर्दर मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, के लैम्डा
1/r माइनस 1/r प्लस एलसीएम क्या आएगा, r प्लस r ब्रैकेट में r प्लस एल एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या हो गया r प्लस एल माइनस r, इससे ये कट जाएगा तो k लैम्डा बाहर रह गया, तो आंसर क्या आएगा k लैम्डा एल अपॉन r ब्रैकेट में r प्लस एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। देखो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मतलब क्या है, यहाँ दो चीजें हैं। एक रिंग मैंने ये बनाई, ठीक है। अब यहां पर ये रिंग है एक। अब जरा इसकी सिमेट्री देखें, मैं निकालता हूं इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए सिमेट्री चेक करते हैं। मैंने एक सेगमेंट लिया डी क्यू यहां पर, क्योंकि देखो सिग्मा है, लैम्डा है, चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी लैम्डा, तो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। तो यहाँ पर जहाँ से देखना, यहाँ क्या है, हमने माना थिकनेस डी एक्स, डी क्यू यहीं पे होगा और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी होगा सेम चार्ज। ठीक है, डी क्यू इसकी वजह से सपोज कर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये है, दोनों कैंसिल कर रहे होंगे। तो ऐसी पूरी रिंग में जितने भी स्मॉल डी एक्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जितने भी डी क्यू चार्ज होंगे, वो सभी एक सिमेट्री बना के टोटल चार्ज क्या कर दे रहे होंगे, जीरो कर दे रहे होंगे। तो रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज जीरो। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम सेंटर यानी कि एक्सिस ऑफ रिंग पर निकालना चाहें, ये देखो ये क्या है, एक्सिस है ना रिंग का, कोई बात नहीं, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रिंग। ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट ओ से रिंग के एक्सिस पे पी पॉइंट है, ये रेडियस है किसकी, आर रिंग की। हमें निकालना है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करूँ बेटा, एक छोटा सा सेगमेंट रिंग के ऊपर मान लूँ, वही सेम थिकनेस डी एक्स का, जिसमें चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डीई। अगर इस डीई को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, ये इसके कंपोनेंट करूँगा, एक नीचे जाएगा एक ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसके अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, डीई की वैल्यू। तो डीई क्या होगा, ये चार्ज है ना डी क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पाएगा। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, नहीं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो क्या करूंगा मैं, स्क्वायर निकाल दूं, तो के डी क्यू यानी कि लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और उसका भी स्क्वायर, तो ये सिंपल ये रह जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, ये वैल्यू किसकी आ गई, डी। लेकिन हमें निकालना है इलेक्ट्रिक सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ निकाल रहे हैं हम, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ। तो उसके लिए क्या करेंगे, डीई कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो डीई कॉस थीटा यानी कि के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। एक चीज बताएं मुझे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा ये रहा, बेस क्या हुआ एक्स, हाइपोटेनियस क्या हुआ ये वाला, तो एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉस थीटा की वैल्यू होगी। तो ये मैं पुट कर दूं कॉस थीटा, तो डीई एक्स इक्वल टू के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कॉस थीटा क्या होगा, देखो जरा उधर, एक्स
अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल से काम, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, एक की पावर 1 एक की पावर 1/2, तो 1 मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाती है, दोनों बेस तो सेम ही है, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई पावर ऐड, तो 1 + 1/2 क्या हुआ 3/2, तो डी ई एक्स क्या हो जाएगा k लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऊपर क्या रह गया x मल्टीप्लाई विद x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा लैम्डा डी एक्स, क्या देखा लैम्डा डी एक्स, यहाँ पर ये एक्चुअली इसे स्मॉल आर मान लो, भले डी एक्स मान के स्मॉल आर मान लो, जो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, k लैम्डा डी एक्स, अगर मैं इंटीग्रेट करूँ दोनों तरफ, ध्यान देखिएगा, इंटीग्रेट करूँगा दोनों तरफ, तो इंटीग्रेट करने पर डी ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई अलॉन्ग एक्स एक्सिस, k लैम्डा बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ गया, अपॉन में क्या रह गया, एक चीज देखो, डी क्यू का अगर इंटीग्रेशन करूँगा मैं, तो टोटल रिंग का चार्ज ही तो है, और टोटल रिंग का चार्ज क्या हो गया, मान के चलो क्यू, ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही हो गया प्रूफ, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दे क्या कि रिंग का चार्ज क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आर, ये की फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ तक एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला ही हो गया, ये किसके टर्म्स में आया, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और ये क्या है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इफ इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन क्यू वैल्यू, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लें, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्या है लैम्डा के टर्म्स में, और ये क्या है क्यू के टर्म्स में। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं, इसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, तो ये तो बात किसकी है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाली फील्ड की, कि फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन अगर हम बात करें अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो रिंग को थोड़ा सा मैं बड़ा करके समझाता हूं, कि एक जैसे ये रिंग है, ठीक है, अब ये जो रिंग है इसके एक्सिस से एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ऐसे नीचे होगा, ये सेगमेंट किधर फोर्स लगा रहा है इस पर, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वाले सेगमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये आ गया ई एक्स, इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा ई एक्स, लेकिन इसकी वजह से ऊपर और ये कंपोनेंट नीचे, ये क्या हुआ ई वाई और ये क्या हुआ ई वाई, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल आउट, तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा जीरो, एक रिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या आएगा हमारा जीरो आएगा, ठीक है। तो आज बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, इसको एक बार समझ में आया है, इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले, एनसीईआरटी आप कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से ट्राई करिएगा, एक असाइनमेंट आपकी डिस्क्रिप्शन में डली होगी, उससे क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। कल हम पढ़ने वाले बेसिकली, कल यहाँ से आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि स्पेरिकल बॉडीज़ के लिए, ठीक है, आज टाइम ज़्यादा हो गया है, स्पेरिकल बॉडीज़ के लिए भी हम यहाँ से आगे चीज़ें पढ़ने वाले कल, और डाइपोल्स का भी इंट्रोडक्शन देंगे कल ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और ये लेक्चर